19 जून 2020 की रात लगभग 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। एक महिला हेड कांस्टेबल जिसका नाम रेवती होता है। रेवती अपनी ड्यूटी पर वापस आई थी और वापस आने के बाद थानेदार के सामने वो सैल्यूट करके ये बताना चाहती थी कि साहब मैं ड्यूटी पर वापस आ गई हूँ। थानेदार के बारे में पूछा जाता है तो पता चलता है कि वो अपने ऑफिस में ना होकर वो एक किसी से इंटरोगेट कर रहे हैं, यानी कि पूछताछ कर रहे हैं। बगल में एक रूम होता है, उस रूम में एक बड़ी सी मेज पड़ी हुई थी और बड़ी सी मेज पर एक लड़का है, लगभग उसकी उम्र 31 साल के आसपास है, जो कि पेट के बल लेटा हुआ था, लेकिन उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था तो सिर्फ अंडरवियर होता है। एक हाथ को एक सिपाही ने पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ को दूसरे सिपाही ने पकड़ा हुआ है और एक दरोगा के हाथ में डंडा लगा हुआ है। दरोगा उस पर लगातार एक के बाद एक डंडे मार रहा था। मेज के बगल में बिल्कुल पास में ही एक लगभग 60 साल का आदमी बैठा हुआ था। जैसे ही इस महिला हेड कांस्टेबल ने यह अपनी आंखों से दृश्य देखा, देखने के बाद तुरंत ही वो वापस पीछे अपने कदम कर लेती है और कदम करने के बाद आकर वो इंतजार कर रही थी ताकि थानेदार के सामने सैल्यूट करके ये बता सके कि साहब मैं वापस आ गई हूँ। थानेदार ने उस महिला हेड कांस्टेबल को देख लिया था। देखने के बाद सीधा अपने कमरे में पहुंचते हैं, यानी कि ऑफिस में पहुंचते हैं। ऑफिस में पहुंचने के बाद वो महिला हेड कांस्टेबल रेवती पहुंचती है और पहुंचने के बाद बताती है साहब मैं ड्यूटी पर आ गई हूँ। थानेदार कहता है कि देखो, ये जो हम मारपीट कर रहे थे ना, उसके साथ तुमने अपनी आंखों से दृश्य देखा था, दरअसल ये इतना बदमाश, इतना मक्कार है, इसने हमारे ही सिपाही के कपड़े फाड़ दिए और हमारे ही सिपाही को धक्का दे दिया। धक्का देने के बाद उसकी मेज पर जो रखा हुआ सामान था उसको सबको इधर से उधर फेंक दिया। थोड़ा सबक सिखा रहे हैं, तुम चाहो तो तुम भी अपने हाथ साफ कर सकती हो, जाके पिटाई कर सकती हो। जाओगे रेवती? रेवती से जब ये बात कही जाती तो रेवती साफ साफ कहती है कि साहब मुझे नहीं जाना, आप जो कर रहे हैं वो आप करते रहो। वो इतना था, इतना करने के बाद वहां से पीछे हट जाती है। पीछे हटने के बाद उस रात उन दोनों की इतनी पिटाई होती है। वो दरअसल दोनों बाप और बेटे होते हैं। बाप बेटे को पुलिस वाले बहुत बुरी तरह से मारते हैं, पीटते हैं। 24 घंटे भी नहीं बीते थे, जब उन्हें जेल भेजा जाता है तो दोनों की मौत हो जाती है और मौत के बाद पूरे प्रदेश भर में हंगामा खड़ा हो जाता है। इस मामले में कई चश्मदीद होते हैं, लेकिन ये महिला कांस्टेबल जो होती है, इसने इतनी हिम्मत दिखाई कि वो जज के सामने खड़ी होती है और उस रात की पूरी कहानी सुनाती है। यदि महिला हेड कांस्टेबल ने ये उस रात की पूरी कहानी ना सुनाई होती तो 9 पुलिस वालों को कभी भी फांसी के फंदे तक पहुंचने का मौका नहीं मिलता और देश का ये कभी ऐतिहासिक फैसला नहीं बनता। कौन है वो बहादुर महिला जिसने उन 9 पुलिस वालों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में पूरी अहम भूमिका निभाई है और न केवल अपनी नौकरी बल्कि बच्चे, पूरे परिवार को उसने दांव पर भी लगा दिया और इसने हिम्मत नहीं हारी। उस बहादुर महिला की उस रात की जुबानी क्या है, आज की पूरी कहानी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है तमिलनाडु प्रदेश का जिला है थूथुकुडी। थूथुकुडी जिले का एक थाना लगता है जिसका नाम है सत्तनकुलम। और सत्तनकुलम थाना क्षेत्र में जो ये कस्बा है, वहीं पर कामराज प्रतिमा है जो काफ़ी मशहूर है। और इसी से लगभग 50 मीटर की दूरी पर एक मोबाइल की दुकान है और इस मोबाइल की दुकान पर बैठता है लगभग 59 साल का एक आदमी जिसका नाम है पी जयराज। पी जयराज अपनी दुकान पर था उस वक्त और ये तारीख थी 18 जून 2020 की रात, लगभग 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। वो अपनी दुकान से कुछ ही फासले से एक टाइल्स की दुकान होती है, उस टाइल्स की दुकान पर देखता क्या है कि वहां पर कई लोग खड़े हुए थे और कई लोग जो कतार से खड़े हुए हैं वो इंतजार कर रहे थे किसी चीज का। इसी बीच में एक दरोगा आता है और एक सिपाही आता है। दरोगा और सिपाही जो आते हैं, यहाँ आने के बाद उन लोगों के साथ कुछ गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं और गाली गलौज करते हुए भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। यहाँ से जो पी जयराज होता है, जो मोबाइल की दुकान चलाता है, छोटा सा व्यापारी है, वो व्यापारी उनके पास पहुंच जाता है इनकी टाइल्स की दुकान पर और उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो। तो वो लोग कहते हैं कि साहब हम टाइल्स उतारी थी हमने, हम तो मजदूर हैं और अपनी मजदूरी के लिए इंतजार कर रहे हैं, मालिक हमें मजदूरी दे देगा, हम यहाँ से चले जाएंगे। अब उस व्यक्ति ने, उस व्यापारी ने, पी जयराज ने जब अपनी आंखों से ये दृश्य देखा कि ये पुलिस वाले क्या बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि साहब ये गाली दे रहे हैं, तो उसने पुलिस वालों को डांटना शुरू कर दिया। उसने कहा कि साहब आपको तो सब कुछ पता है, देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ है, एक एक पैसे के लिए, एक एक पाई के लिए हर इंसान परेशान है। अगर इन 2 पैसे मिल जाएंगे तो आज शाम को जाकर भरपेट खाना खा सकते हैं, अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आप इन्हें गाली दे रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसी तरह की बातें कहा सुनी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। कहा सुनी के दौरान उसने कुछ ऐसे बोल दिया कि पुलिस वाले कोई सगे नहीं होते हैं, पुलिस वालों को जब देखो हर जगह पैसा, हराम की चीज़ें, इस तरह की कुछ बातें थी। ये व्यापारी के मुंह से जो बातें निकली थी, तब तो वो दोनों दरोगा और जो सिपाही होता है वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अगली तारीख आती है 19 जून 2020। शाम के समय हो रहा था और जो इस इलाके का थानेदार होता है, थानेदार जिसका नाम होता है श्रीधर, श्रीधर अपनी टीम के साथ वहाँ इसी
जो कामराज प्रतिमा जो चौक है उस चौक के पास खड़ा हुआ था। यहाँ से गुजरने वाले हर एक वाहन को वो देख रहा था। ये देख रहा था कि लोगों ने मास्क लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ है, बिना मास्क के तो नहीं जा रहे हैं। इसी बीच में जिसके पास मास्क नहीं था उसको डांट रहे थे, डपट रहे थे। इससे एक दिन पहले जो पूरी घटना हुई थी, उस घटना का जो चश्मदीद दारोगा था जिसका नाम था बालकृष्णन, बालकृष्ण ने उस इंस्पेक्टर से कहा, श्रीधर से, कि साहब ये जो सामने दुकानदार है जिसकी मोबाइल की शॉप है, वो कल हमसे बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहा था। कुछ मजदूरों का यहाँ झुंड लगा हुआ था, मैंने डांट डपट दिया, यह हमसे उल्टी सीधी बकवासबाजी कर रहा था। दारोगा ने जैसे ही इंस्पेक्टर के कान में फूंक मारी, यानी कि कान भरे, चुगली की, और चुगली करने के बाद इंस्पेक्टर साहब को अपनी थानेदारी याद आ जाती है कि हमारे थाने के इलाके में हो और हमारे होते हुए किसी माइकलाल में इतनी हिम्मत जो पुलिस वालों को कुछ ऐसी बात कर सके। थानेदार ने कहा चलो ठीक है, इन दोनों को उठाओ, दोनों नहीं, इसको उठाओ दुकानदार को, और चलते हैं। पुलिस वाले जाते हैं, जाने के बाद उस दुकानदार को सीधा उठाते हैं जिसका नाम पी जयराज होता है, उम्र जिसकी 58-59 साल के आसपास होती है। उससे वहां से उठाकर सीधे थाने लेके जाते हैं। थाने ले जाने के बाद उससे यहाँ इंटेरोगेट कर रहे थे, पूछताछ कर रहे थे। पूछताछ का कोई मतलब नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक दिन पहले जो उस दारोगा सिपाही के साथ जो हुआ था, वहां जो अपनी बेइज्जती फील हुई थी पुलिस की, उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए, उसको पीटने के लिए, उसकी बेइज्जती करने के लिए पुलिस वाले उसको उठाकर ले गए थे। जैसे ही उस दुकानदार, जो मोबाइल शॉप वाला दुकानदार था, उसका बेटा है जिसका नाम बेनिक्स है, बेनिक्स को जब ये बात पता चलती है, दौड़ता हुआ सीधा थाने पहुंच जाता है और थाने जाने के बाद अपना इंट्रोडक्शन देता है। कहता है कि साहब ये मेरे पिताजी हैं, इनसे जो गलती हुई है उसके लिए मैं इनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूं और आप इस तरह से नहीं ला सकते। तो बेटे को ये बताया जाता है कि जो तुम्हारा बाप है वो बहुत देर तक दुकानें खोलता है और दुकान खोलने की वजह से आसपास के दुकानदार हैं उनको बल मिलता है, ये अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझता है। दुनिया भर की बातें पुलिस ने उस लड़के से कहना शुरू कर दिया। अब लड़के से कह रहे थे, इसी बीच में एक दरोगा जो था बालकृष्णन, जिसने एक दिन पहले ये बहसबाजी हुई थी, जाके उसके बाप को थप्पड़ मार दिया। जैसे थप्पड़ मारना था उसने कहा कि साहब ऐसे आप बदतमीजी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ये बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है, कहासुनी शुरू हो जाती है। और कहासुनी कुछ इतनी शुरू होती है कि इस यानी कि बाप और बेटे के बीच में एक सिपाही आ जाता है, और जैसे सिपाही आता है तो खींचतान में एक जो सिपाही होता है उसके सिपाही की शर्ट का बटन टूट जाता है, और बटन टूटने के बाद उसे धक्का दिया जाता है। तो उसी सिपाही जिस कुर्सी मेज के पास वो बैठता है, तो सारा सामान वो गिर जाता है। बस सामान गिरना था, और सामान गिरने के बाद अभी तक तो बाप से उसकी पुलिस की खुन्नस थी, अब बेटे से भी ऐसी खुन्नस शुरू हो जाती है। बाप को तो अलग खड़ा कर दिया जाए, खड़ा या बैठा दिया जाता है पास में, और रूम में लेके जाते हैं, उसके कपड़े उतरवा देते हैं। और कपड़े उतरवाने के बाद उसके शरीर पर सिर्फ और सिर्फ अंडरवियर था। बड़ी सी मेज है, बड़ी सी मेज पर उसको लिटा देते हैं। एक हेड कांस्टेबल है, उसका हाथ पकड़ लेता है, दूसरा एक सिपाही है, दूसरा हाथ पकड़ लेता है, बिल्कुल नग्न अवस्था में होता है। अब उसमें एक दरोगा लगातार एक के बाद एक डंडे मार रहा था। जब डंडे मार रहा था तो इसी बीच में एक महिला हेड कांस्टेबल जिसका नाम रेवती होता है, रेवती आ जाती है। रेवती की दरअसल यहाँ पर 24 घंटे की ड्यूटी है। वो 19 जून 2020 की सुबह 8 बजे शुरू होती है, और जो उसकी 24 घंटे की ड्यूटी है वो 20 जून 2020 की सुबह लगभग 8 बजे के आसपास खत्म होनी थी। लेकिन वो थानेदार से कुछ 2 घंटे की रियायत लेके गई थी कि साहब मुझे घर जाना है, मेरी 2 बेटियां हैं, मेरा पति है, मैं खाना बनाकर उनको खाना खिलाकर तुरंत वापस आ जाऊंगी। थानेदार ने जैसे ही सुना उसने कहा ठीक है 2 घंटे के लिए चले जाओ, लेकिन जल्दी वापस लौट कर आ जाना। लेकिन ये महिला जो हेड कांस्टेबल होती है वो अपने वक्त की बड़ी पाबंद थी। घर जाती है, अपनी बेटियों को खाना खिलाती है बनाकर, पति को भी खाना देती है, और वहां से अपने टाइम से सीधा वापस आ जाती है। और जब वापस आती है तो उसने अपनी आंखों से इस दृश्य को देखा कि किस तरह से उस दुकानदार के बेटे को पुलिस वाले पीट रहे थे। वो इस बीच में वो जब मार पिटाई हो रही है तो वो वापस लौट कर आ जाती है, लेकिन उसको भी एक ऑफर दिया जाता है कि तुम भी पिटाई करोगी क्या। लेकिन ये महिला हेड कांस्टेबल साफ साफ इनकार कर देती है, और इनकार करने के बाद वो कहती है कि साहब मैं तो नहीं पीटूंगी, मुझे माफ़ करो, यानी कि मुझे सबसे दूर रखो। वो यहाँ से चली जाती है। अब इन्होंने अभी तक जो मारपीट हुई है वो एक तरह से कह सकते हैं कि पुलिस वालों ने सिर्फ अपने मन की जो भड़ास थी वो भड़ास निकाली। इसी बीच में एक दरोगा है जिसका नाम पी रघु गणेश होता है। पी रघु गणेश आता है, और आने के बाद बाप और बेटे की तरफ देखता है, और बाप बेटे की तरफ देखते हुए कहता है कि लड़के से कहता है कि ये लड़का तो बहुत मजबूत है, ऐसा लग रहा है जैसे इसने खूब जी भरकर इडली खाई है। हम देखो कितना मारपीट की है, सब ने धीरे धीरे करके पीट लिया, लेकिन अभी तक इससे कुछ भी नहीं हुआ है। क्यों भाई, कुछ भी नहीं हुआ ना। जब इस तरह की बात उस लड़के से की जाती है तो लड़के से कहा जाता है कि भाई देखो कल हम तुम्हें मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाएंगे, और मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने के बाद फिर तुम्हें रिमांड पर लेंगे। अब बताओ कि तुम वहां जाकर क्या बताओगे। जैसे ही उस लड़के ने ये बात सुनी, उस लड़के ने कहा साफ साफ कि दरोगा जी ध्यान रखना, अगर मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो जो भी मेरे साथ अभी तुमने सब किया है ना, ये सारी बात जाकर बताऊंगा कि तुमने मुझे किस तरह से पीटा है।
उस लड़के ने जब ये वाली बात कही तो दरोगा जो होता है पी रघु गणेश, उसकी ईगो हर्ट हो जाती है। उसे लगता है कि अरे ऐसे कैसे बोल सकता है। उसने कहा बेटा अभी बाप तो चुप बैठा हुआ है, लेकिन इसी बीच में जो दरोगा बोलता है कि बेटा अभी तुम पिटे कहाँ हो, पिटाई होती क्या है पुलिस वालों की, अभी तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, और तुम्हें इस बात का जब तक हम सबक नहीं सिखाएंगे तो जब तक तुम कैसे पता चलेगा कि हाँ तुम्हें मजिस्ट्रेट के सामने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। बाप और बेटे को खड़ा किया जाता है। खड़ा करने के बाद जो एक दीवार होती है, दीवार से उन्हें हाथ लगाकर खड़ा कर दिया जाता है। अब ये जो दरोगा होता है, इस दरोगा ने डंडा लेने के बाद बाप और बेटे को, पहले बाप को फिर बेटे को फिर बेटे को फिर बाप को, इस तरह से मारना शुरू कर दिया। खूब मारता है, जी भरकर मारता है, और जी भरकर मारने के बाद फिर उन्हें यहाँ से जब देखता क्या है कि बड़ी मात्रा में उसके शरीर से ब्लड बहने लगता है, खून बहने लगता है, और ब्लड की जो कुछ छींटें थी, बूंदें थी, वो ज़मीन पर भी गिर रही थी और साथ जो दीवार थी वो दीवार पर भी गिर रही थी। इसी बीच में वो थोड़ा शांत हो जाता है। शांत तो नहीं हो रहा था क्योंकि जो लड़का है वो एकदम से पुलिस वालों को देखकर, जो वहाँ आसपास में और पुलिस वाले थे, उनके पैरों में गिर जाता है और पैरों में गिर के कहता है कि साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, आप जैसा कहोगे मैं मजिस्ट्रेट के सामने वैसे ही कहूँगा, जैसा आप कहोगे वही होगा, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलूँगा। इस तरह की बातें आखिरकार थोड़ी सी पुलिस वालों को दया आ जाती है, और जैसे ही पुलिस वालों को दया आ जाती है तो यही जो दरोगा जो अभी बहुत मार रहा था, पीट रहा था, गणेश कहता है कि भाई देखो एक काम करो, तुम ये जो खून है दीवार पे लगा हुआ है या फर्श पे पड़ा हुआ है, इसको पहले सफाई करो, और सफाई करने के बाद ठीक है फिर कोई बात नहीं, जैसे हम कहते हैं भाई अगर वैसे करने को तैयार हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वो लड़का सीधा यहाँ से बाथरूम की तरफ जाता है, बाथरूम से एक बाल्टी उठाता है, जब जा रहा है तो उसके बाद वो पैरों से लंगड़ाता हुआ किसी तरकीब से वहाँ तक पहुँच जाता है, पानी लेता है, जो उसने खुद अपने तन पर बनियान था उसका, उस बनियान को उतारता है। उसने दीवार को साफ किया, उसने फर्श को साफ किया, और फर्श को साफ करने के बाद बाप और बेटे हवालात में उन्हें बैठा दिया जाता है, आराम से बैठे हुए थे। इसी बीच फिर से वही दरोगा आता है, और दरोगा आने के बाद बाकी पुलिस वालों से पूछता है कि भाई इन्होंने कुछ खाया कि नहीं खाया। तो बाकी पुलिस वाले कहते हैं कि साहब अभी तो कुछ नहीं खाया, उनसे अभी तक किसी ने कुछ खाने के लिए कुछ पूछा ही नहीं था, बस पूछ रहे थे तो मारने के लिए। लगातार मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। दरोगा ने कहा कि कुछ नहीं खाना चाहते हैं, अच्छा पुलिस वालों के पैसे क्या हराम के होते हैं? अगर पुलिस वाले अपनी तरफ से अगर किसी को कुछ खिलाना चाहते हैं तो इसमें इतनी बड़ी आपत्ति क्या हो सकती है, इतना बड़ा ऐतराज क्या हो सकता है? वो फिर वहां जाता है, और फिर जाने के बाद फिर से बाप और बेटे को बहुत बुरी तरह से मारता है, पीटता है। इसके साथ साथ जो बाकी सिपाही और दरोगा होते हैं वो भी जाते हैं, वो भी हाथ पैर अपने खूब खोलते हैं, खूब डंडे से मारपीट करते हैं। बाप और बेटे आराम से वहाँ पड़े हुए थे। सब कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। रात के लगभग 11:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, 11:30 या उससे थोड़े ज़्यादा हो रहे होंगे, जब बिल्कुल शांति थी। बाप और बेटे बहुत धीरे धीरे आराम से चीख रहे, चिल्ला रहे थे, क्योंकि उनसे ये कहा जाता है अगर जितना चिल्लाने की कोशिश करोगे उतनी ही तुम पे मार पड़ेगी। यानी कि उन्हें मार भी रहे थे और उन्हें चीखने और चिल्लाने भी नहीं दे रहे थे। इसी बीच में इंस्पेक्टर आता है, और इंस्पेक्टर आने के बाद, जिसका नाम श्रीधर होता है, इंस्पेक्टर को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो चीखते हुए पूरी ताकत के साथ चीखता है और सभी पूरे स्टाफ को बुलाता है। स्टाफ को बुलाने के बाद कहता है कि ये शांति मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। देखो अगर तुम्हें इस थाने के अंदर रहना है तो मुझे यहाँ से चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें आती रहनी चाहिए। जब तक चीखने चिल्लाने की मुझे आवाज़ें आएंगी सब कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा। एक बार जैसे ही थानेदार ने ये हुक्म दिया, उसके बाद पुलिस वाले फिर से टूट पड़ते हैं। अब चाहे वो हेड कांस्टेबल हो, चाहे वो सिपाही हो, या फिर वो दरोगा हो, जो जा रहा था बारी बारी से बाप और बेटे को इस तरह से मार रहा था। और लगभग रात के 2:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इस सब दृश्य को अपनी आंखों से वो महिला हेड कांस्टेबल देख रही थी। इन राक्षसों की जो राक्षस प्रवृत्ति थी, वो इंसान नहीं बने थे, अब वो राक्षस बन चुके थे। जो भी कुछ कर रहे थे, बाप और बेटी की हालत इतनी बद से बदतर हो चुकी थी कि महिला हेड कांस्टेबल की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो डर की वजह से, उन राक्षसों को देखने की वजह से वो बाहर आ जाती है, और बाहर जाकर दीवार के सहारे से एकदम खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। वो वहां जाने की कोशिश भी करती तो शायद जब थानेदार ही ये सब कुछ चाह रहा था, दरोगा उसके सीनियर ही ये चाह रहे थे, तो वो जूनियर क्या कर पाती। लेकिन वो अपना आराम से खड़ी रहती है। जैसे ही रात के लगभग 2:30 या 3 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, थानेदार गणेश होता है, दरोगा बालकृष्णन होता है, और थानेदार श्रीधर, दरोगा गणेश और बालकृष्ण जो दरोगा होता है, तीनों उस हवालात से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद एक मुर्गन नाम का ये हेड कांस्टेबल होता है। मुर्गन से थानेदार कहता है कि ए मुर्गन, देख इनको बिल्कुल पूरी रात ऐसे ही नंगा रखना है, कपड़ा नहीं आना चाहिए इनके तन पर, बाबर बेटे को बिल्कुल ऐसे ही रखना है। लेकिन मुर्गन नहीं चाहता था कि जिस तरह से जो हुआ है, उसके मन में भी अब थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रहम आ चुका था, बहुत ज़्यादा हो चुका था, पूरी रात ऐसी गुजर चुकी थी। वो चाहता था कि कम से कम इन्हें कपड़े तो पहना दिए जाएं। बाहर जो उसके घर परिवार के लोग हैं, उसकी जो पत्नी है, वो इंतज़ार कर रही थी कि कब छूटेंगे कब छूटेंगे,
तो बाहर जाके समझाया जाता है कि अम्मा एक काम करो, नए कपड़े लेके आ जाओ, ठीक है, ये जो कपड़े हैं थोड़े गंदे से हो गए। तो अम्मा नए कपड़े लाकर उनको यहाँ दे जाती है, लेकिन जो इनके कपड़े थे वो बिल्कुल पूरी तरह से खून से लथपथ हो चुके थे और जगह जगह वो ब्लड भी फैला हुआ था। इसी बीच में रेवती चुपके से जाती है, क्योंकि थानेदार, दरोगा और हेड कांस्टेबल ये सब जा चुके हैं। एक दो जने थे जो वहां पर उस वक्त ड्यूटी दे रहे थे। रेवती जाती है, रेवती जाते हुए डरती हुई उनके पास पहुंच जाती है और जाकर कहती है, बाबा मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ, आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए। क्योंकि मारने वालों में सभी थे, लेकिन ये महिला हेड कांस्टेबल पर भी इनकी नज़र थी। लेकिन उन्होंने उसे देखते ही वो हाथ जोड़ने लगते हैं और कहते हैं, अम्मा हमें यहाँ से बाहर निकालो, हमें माफ़ कर दो, हमें यहाँ से निकाल दो। उसने कहा कि मैं आपको यहाँ से निकाल तो नहीं सकते, लेकिन अगर आप मुझसे कुछ मदद चाहते हैं तो मैं आपकी मदद ज़रूर कर सकती हूँ। वो कहते हैं कि अगर मदद कर सकती हो हमें पानी पिला दो, बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। वो जाती है, रेवती जाकर पानी लेके आती है, बाप और बेटे को दोनों को पानी पिलाती है। दोनों ही बुरी तरह कराह रहे थे। जो बेटा है वो पेट के बल लेटा हुआ है, क्योंकि उस पर बैठने की स्थिति नहीं थी, उसको लगातार ब्लड बह रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे क्या करूं। जो बाप है वो बैठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बैठा नहीं जा रहा है, इसलिए टेढ़ा सा बाप बैठा हुआ है और टेढ़े सी इस बैठे हुए की स्थिति में ही उसे पानी पिलाया जाता है उसे। इसी बीच में वो मूव लेके आती है, जो वहीं पर कुछ दवाइयाँ रखी हुई थी, दवाइयों में ही मूव रखी हुई थी, यानी कि जो दर्द निवारक एक दवा होती है। उससे कहा जाता है बाप और बेटे से कि इसको लगा लो, शायद थोड़ा सा तुम्हें आराम मिल जाएगा। वो रात कैसे गुजर जाती है पता ही नहीं चलता, लेकिन उनकी कराहटें, उनकी चीखने, उनकी चिल्लाहटें, जो रेवती होती है उसकी कानों तक तो आवाज़ जा रही थी। उसने जो अपनी आंखों से दृश्य देखा था, उस दृश्य को भुला नहीं पा रही थी। पूरी रात जो हुआ था, रात 8 बजे से लेकर और सुबह के लगभग 3 बजे तक जो भी कुछ चला था, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसकी आंखों में आंसू भी थे। वो करे तो क्या करे। तो इसलिए जब सुबह दिन निकलता है, दिन निकलने के बाद एक सफाई कर्मचारी आता है। सफाई कर्मचारी के हाथ में लाइजोल होता है, साथ ही उसके हाथ में हार्पिक होता है। वो बोल नहीं सकता था, वो गूंगा था। उसको कुछ इशारे दिए जाते हैं, जगह दिखाई जाती है, यहाँ यहाँ गंदगी है, यहाँ यहाँ तुम्हें सफाई करनी है। अब उस जो सफाई कर्मचारी होता है वो उस हार्पिक से और लाइजोल से उससे थाने में जहाँ जहाँ गंदगी यानी कि ब्लड बह चुका था, उसको वो पूरी तरह से क्लीन कर देता है, साफ कर देता है। अब इसके बाद टीम तैयार की जाती है। टीम तैयार करने के बाद यहाँ से बाप और बेटे को सीधा सरकारी हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वहाँ पर स्पेशली एक महिला डॉक्टर के सामने उसको पेश किया गया था। अब महिला डॉक्टर तो नहीं देख पाएगी कि पीछे कितने डंडे मारे हैं, कितने नहीं मारे हैं, लेकिन वो देखकर समझ चुकी थी कि हालत बहुत ज़्यादा खराब है। उनसे पूछा जाता है, उस महिला डॉक्टर ने उनके कपड़े उतरवा के देखने की कोशिश नहीं की। ब्लड बह रहा था ये उसने ज़रूर देखा था, और देखने के बाद उसके सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे तक उन्हें हॉस्पिटल में रखा। काश कि उस महिला डॉक्टर ने कुछ अपने अंदर दया दिखाई होती, उन दोनों बाप बेटे को हॉस्पिटलाइज कर दिया होता, उन्हें हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया होता, तो दोनों और बाप बेटे बिल्कुल जिंदा होते, वो कभी नहीं मरते। लेकिन यहाँ से फिर इन्हें मेडिकल दिया जाता है, मेडिकल फिट सर्टिफिकेट दिया जाता है। मजिस्ट्रेट के सामने जिस तरह से पेश किया गया था, लॉकडाउन का वो दौर था, लोग डरे हुए थे, आपस में एक दूसरे के पास भी नहीं आना चाहते थे, अदालत भी घर से चल रही थी। जज साहब ने ऊपर वाली मंजिल पर थे, वो दूर से देखा तो पुलिस वालों ने उसे चारों तरफ से घेरा होता बाप और बेटे को, और वहीं से देखते कहा कि ठीक है इन्हें जेल भेज दो। कोबलपट्टी जेल में भेज दिया जाता है। वहाँ वो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बिताते, यानी कि 24 घंटे का ही समय बीता था कि बेटे की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है। जब हालत ज़्यादा बिगड़ रही थी, ब्लड रुक ही नहीं रहा था, लगातार ब्लड बहने की वजह से उसकी सेहत गिरने लगती है। और 22 जून 2020 की रात लगभग 9 बजे के आसपास पहले तो बेटे ने दम तोड़ दिया, फिर बाप के बारे में खबर लगती है कि उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, फिर उसको भी हॉस्पिटलाइज किया जाता है। अगली सुबह बाप की भी मौत हो जाती है। फिर पूरे प्रदेश भर में हंगामा शुरू हो जाता है, व्यापारी सड़कों पर उतर आते हैं, और जैसे व्यापारी सड़कों पर उतर आते हैं तो इस मामले की जाँच CBCID कर रही थी। इसी बीच में ये 2 जज हैं, अगर ये 2 जज इस मामले को संज्ञान में ना लेते तो शायद आगे की कहानी कभी पूरी नहीं होती। जैसे रेवती का बहुत ही शानदार रोल रहा है, वैसे ही मद्रास हाई कोर्ट के मदुरई बेंच के जज होते हैं जिनका नाम PN प्रकाश होता है। दूसरे जज साहब होते हैं जिनका नाम बी पगुलेंधी होता है। पगुलेंधी और इन दूसरे जज साहब PN प्रकाश इस मामले को स्वतः ही संज्ञान लेते हैं, और संज्ञान लेने के बाद फिर सरकार को लपेटते हैं, पुलिस को फटकार लगाते हैं, और फटकार लगाने के बाद कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले की जांच CBI से कराई जाए। 24 तारीख को इस मामले की जांच CBI को दे दी जाती है, और CBI को देने के बाद जो भी पुलिस वाले दोषी थे उनको, पब्लिक को शांत करने के लिए कई पुलिस वालों को गिरफ्तार किया, सस्पेंड किया, गिरफ्तार किया, उन्हें जेल भेजा। तब भी जो भीड़ थी शांत नहीं हो रही थी, और बहुत ज़्यादा हंगामा शुरू होता है। धीरे धीरे करके जितने पुलिस वाले थे सबके खिलाफ FIR दर्ज की जाती है। टोटल मिला के उस थाने में 10 पुलिस वाले होते हैं, और एक महिला हेड कांस्टेबल होती है जो 11वीं होती है।
उसके खिलाफ नहीं, क्योंकि वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो जाती है। वो कहती है कि शायद मैं इस बात को अपनी आंखों से जो दृश्य देखा है मैं कभी भी नहीं भुला पाऊंगी, इसलिए मुझे चाहे बच्चे बच्चे भी उसके होते हैं, उसकी नौकरी भी होती है, उनकी भी उसे फिक्र थी और नौकरी की भी फिक्र थी। उसे पता था कि बहुत ज़्यादा दिक्कत उसकी ज़िंदगी में आने वाली है, लेकिन उसने ज़िंदगी की परवाह नहीं की और सीबीआई को उसने कहा कि मैं जो भी गवाही है मैं गवाही देने को तैयार हूँ। 10 पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर होती है। 10 पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला जो होता है दरोगा, अगस्त 2020 में उसकी कोरोना की वजह से मौत हो जाती है और बाकी जो पुलिस वाले बचते हैं और बाकी पुलिस वालों पर यह मुकदमा चलने लगता है। मुकदमा चलता रहता है, करीब करीब 4-5 साल के आसपास या 6 साल के आसपास हो जाते हैं। उसके बाद फिर ये 23 मार्च 2026 को फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है और 6 अप्रैल 2026 को मदुरई की अदालत में जो जज साहब होते हैं मुथु कुमारन, इनका रोल भी सबसे शानदार है। ये भी सैल्यूट के बार बार हकदार हैं। अगर इन्होंने भी इस मामले को भी पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से ना देखा होता तो शायद इस मामले में भी कुछ छोटी मोटी सजा हो सकती थी। इन्होंने कहा कि ये माफ़ करने योग्य तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर जज साहब ने सवाल प्रदेश सरकार से भी पूछा और सवाल केंद्र सरकार से भी पूछा कि इस मामले में करना क्या है। केंद्र सरकार ने भी एक ही बात बोली और राज्य सरकार ने भी एक बात बोली। दोनों ने कहा कि बड़ी से बड़ी सजा होनी चाहिए और हमारे देश में बड़ी से बड़ी जो सजा होती है वो फांसी की सजा होती है। इसलिए इन 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा सुनाई जाती है, एक बार नहीं बल्कि 2 बार, कि एक बार फांसी के फंदे पर लटकाने के बाद फिर इन्हें दोबारा फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, तब तक लटका के रखा जाए जब तक कि इनके प्राण ना निकल जाएं। लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए की अर्थदंड की भी सजा सुनाई जाती है। और जो इसमें इंस्पेक्टर होते हैं, इंस्पेक्टर एस श्रीधर, दरोगा पी रघु गणेश, के बालकृष्ण, 2 दरोगा होते हैं, एक इंस्पेक्टर होता है। इसमें 2 हेड कांस्टेबल होते हैं। हेड कांस्टेबल एस मुरुगन होता है और ए सामी दुरई होता है। कांस्टेबल एम मुथुराजा होता है, एस चेला दुराई होता है, एक्स थॉमस फ्रांसिस होता है और एस वेलमुथु होता है। इसमें 4 सिपाही होते हैं, 2 हेड कांस्टेबल, 2 दरोगा और 1 इंस्पेक्टर। इनको फांसी की सजा का जब हुक्म सुनाया जाता है और ये कहानी सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब वायरल होती है, तब पुलिस का ये क्रूर चेहरा लोगों के सामने आता है। किस तरह से एक बाप और बेटे को ये बहुत बुरी तरह से यातनाएं दी गई थी और एक महिला सिपाही यानी कि महिला हेड कांस्टेबल रेवती इस थाने में वो चश्मदीद होती है। अगर उसने गवाही ना दी होती तो ये पुलिस वाले कभी फांसी के फंदे के नज़दीक ना पहुंच पाते। अभी हालांकि इनके पास बहुत सारे चांस हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद फिर राष्ट्रपति, ना जाने क्या क्या, लेकिन ये एक ऐतिहासिक फैसला बन गया है। हर किसी की जुबान पर है, ऐसे जज होने चाहिए, ऐसी महिला हेड कांस्टेबल होनी चाहिए और इस मामले को स्वतः ही संज्ञान में लेने वाले जैसे वो 2 जज थे वैसे जज भी होने चाहिए। और सीबीआई ने जिस ईमानदारी से ये अपना पूरी काम किया है, ऐसे सीबीआई के अधिकारी होने चाहिए। अगर ऐसे लोग होंगे तो फिर यहाँ हर किसी को इंसाफ मिलेगा और हर कोई फिर सीबीआई से भी उम्मीद करेगा, हर कोई फिर पुलिस से भी उम्मीद करेगा, हर कोई फिर जज से भी उम्मीद करेगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। बस आपको बताना है कि हर आदमी, हर व्यक्ति, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में क्यों ना हो, सभी लोग अपना ईमानदारी से अगर काम करें तो किसी के सामने कभी कोई दिक्कत नहीं आएंगी। जाते जाते झांसी की रहने वाली हैं मानवी कुशवाहा और मेरठ के रहने वाले हैं नफीस सैफी। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।